अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट, यह वीडियो जो है एक विशेष मकसद से बनाया जा रहा है जिसमें घर बैठे विद्यार्थी भौतिक अर्थात फिजिक्स के टॉपिक का विस्तृत पूर्वक अध्ययन कर सकें और इनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। स्टूडेंट्स, आज हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का पार्ट 3 अर्थात तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और हमने जो पिछले कक्षा में आपको दूरी और विस्थापन में अंतर बताया, वेग और चाल में अंतर बताया तथा उनके एसआई मात्रक, उनकी परिभाषा, ठीक, उनकी विशेषताएं इत्यादि बहुत सारी टॉपिक पर मैंने पिछले कक्षा में आपके बीच चर्चा किया था। आज हम उससे आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले हमने जो लास्ट के 2-3 परिभाषाएं आपके सामने प्रदर्शित की थी उनका हम यहाँ से रिवीजन करते चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये फिज़िक्स का एकदम कह सकते हैं बेसिक नॉलेज कह सकते हैं, एकदम वो नॉलेज है, वो ज्ञान है जो आपको आम बोलचाल की भाषा में या आम तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक, इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट, हम चलते हैं एक समान गति। ठीक, हमने लास्ट किया था, वहीं से हम चल रहे हैं एक समान गति से। स्टूडेंट, एक समान गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। स्टूडेंट देखिएगा, दो चीज़ आपको नोट करना है, निश्चित दिशा होगा, समय अंतराल समान होगा और चली गई दूरी भी समान होगी। ठीक ना, तो वस्तु के इस गति को या इस वेग को एक समान गति कहते हैं। ठीक, अगर स्टूडेंट वस्तु का समान समय अंतराल में विस्थापन समान होता है तो उसको एक समान वेग कहेंगे, और अगर समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी समान है तो उसको एक समान चाल कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी मैं आपको एक समान वेग और एक समान चाल की परिभाषा फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है, आप देखिएगा कि जब कोई वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में समान होता है, ठीक है, मतलब किसी वस्तु का समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है तो वस्तु के इस वेग को एक समान वेग कहते हैं। ठीक, और एक समान चाल किसको कहेंगे स्टूडेंट? हाँ, इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि इसमें समय अंतराल कितना भी छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, कंपेयर करने वाली चीज़ है। एक समान चाल, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो वस्तु के चाल को एक समान चाल कहते हैं। स्टूडेंट, एक समान चाल जो है उसमें दिशा निर्भर नहीं करता, मतलब वो किसी भी दिशा में गति कर सकता है वस्तु, उसके लिए कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ठीक, अब आते हैं स्टूडेंट हम परिवर्तित गति या असमान वेग में, ठीक है, या असमान गति में आते हैं। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, मतलब दूरी का लिमिटेशन नहीं हो, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु द्वारा तय की गई इस दूरी को असमान गति या परिवर्तित गति कहते हैं। असमान वेग किसको कहेंगे? तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन असमान होता है, असमान मतलब भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, तो वस्तु के वेग को असमान वेग या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो असमान चाल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे? सेम टू सेम परिभाषा है स्टूडेंट कि वस्तु समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी असमान हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वस्तु के इस चाल को या उस स्पीड को ही नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड कह देंगे।
ठीक है, तो इस प्रकार से परिभाषाएं बनते चली जाती है। स्टूडेंट्स, चलते हैं हम औसत वेग और औसत चाल में। ठीक है, औसत वेग क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। औसत वेग दिए गए समय अंतराल में वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल के अनुपात को, दिए गए समय अंतराल में वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, औसत वेग इक्वल टू होता है कुल विस्थापन बट्टा कुल समय अंतराल। और स्टूडेंट दूसरा है औसत चाल। औसत चाल होता है कि दिए गए समय अंतराल में चली गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल समय अंतराल के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर होती है चली गई कुल दूरी अपॉन कुल समय अंतराल। ठीक है, तो स्टूडेंट ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों परिभाषाओं को याद रखिएगा। ये कॉमन परिभाषाएं हैं जिसका आपके बच्चे, अगर आपके छोटे भाई या आपके बच्चे हों जो छोटे क्लास में पढ़ रहे हो, तो सैनिक स्कूल की परीक्षा की तैयारी करते हैं, नवोदय की तैयारी करते हैं, तो उनमें भी ऐसे सूत्रों पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तत्पश्चात स्टूडेंट हम चलते हैं अब परिभाषाओं में चलते हैं त्वरण में। त्वरण जो कि बहुत उपयोगी है और आपको जीवन पर्यंत तक त्वरण काम आएगी। स्टूडेंट सामान्य भाषा में त्वरण की परिभाषा होती है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टा समय अंतराल। ठीक है स्टूडेंट, त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, और त्वरण को अगर हम सूत्र के रूप में लिखते हैं तो त्वरण के लिए a इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि त्वरण दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण सामान्य त्वरण जो मैंने बताया। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, अगर त्वरण ऋणात्मक है तो ऋणात्मक त्वरण को स्टूडेंट हम मंदन कहते हैं, मंदन, और मंदन को माइनस ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन या डिसएक्सीलरेशन कहते हैं, या एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये मंदन जो है वो बहुत कॉमन सवाल है, इंसान भूल जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर त्वरण ऋणात्मक है तो हम उसे मंदन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, त्वरण में भी होता है एक समान त्वरण, परिवर्तित त्वरण, ठीक, तात्क्षणिक त्वरण। तो सबकी परिभाषा पूर्वानुसार ही होती है। एक समान त्वरण बताना होगा तो बताएंगे समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर समान होगा तो एक समान त्वरण। ठीक, एक समान विस्थापित त्वरण बताना होगा तो विस्थापन की दर समान होगा तो एक समान विस्थापन त्वरण हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से उनकी परिभाषाएं आप भी बना सकते हैं या समझा सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स गति के समीकरणों में। जो गति के हमारे पास विभिन्न समीकरण हैं, पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम इन तीनों समीकरणों को आज के इस क्लास में एक्सप्लेन कर लेते हैं और यहीं पर फिर आज का ये चैप्टर समाप्त करेंगे। अगले दिन नए वीडियो नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आते हैं गति के प्रथम समीकरण में। स्टूडेंट मान लेंगे कि माना कोई वस्तु जो है वो प्रारंभिक वेग u से स्मॉल u का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, और स्मॉल v स्मॉल a का प्रयोग करेंगे। तो प्रारंभिक वेग u से गति कर रहा है और एक समान त्वरण a है उसका। ठीक, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है स्मॉल v। ठीक है, तब क्या करना है हम लोगों को कि हमने त्वरण की परिभाषा पढ़ा, उसका सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा समय अंतराल। तो हम यहाँ पर त्वरण की परिभाषा से हल करेंगे। त्वरण बराबर लिख लेंगे वेग में परिवर्तन बट्टा समय अंतराल। त्वरण ए हो जाएगा, वेग में परिवर्तन मतलब कि हो जाएगा स्टूडेंट अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय अंतराल। ठीक है, हमारा अंतिम वेग हो जाएगा स्टूडेंट अंतिम वेग माइनस
प्रारंभिक वेग, ठीक है, वेग में परिवर्तन निकाल रहे हैं इसलिए लिख ले रहे हैं बटा समय। ठीक स्टूडेंट, समय अंतराल भी रख सकते हैं जिसमें प्रारंभिक समय 0 होगी और अंतिम समय हमारा t होगी, तो t माइनस t0 लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा है, केवल अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपन समय रख दिया है। ठीक है, मैं बता दूंगा अभी कि v अंतिम वेग हो जाएगा और प्रारंभिक वेग u हमने लिया है तो v माइनस u। अगर हम यहाँ पे समय अंतराल लिखते तो t माइनस 0 रखना पड़ता, t में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते तो t आता है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट समय का यूज किए हैं और समय इक्वल टू टी लिख दिए। स्टूडेंट, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रायंगल मल्टीप्लाई, तो AT इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू। ठीक है, अभी जो माइनस u है स्टूडेंट, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस u प्लस AT इक्वल टू v आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, या v बराबर u प्लस AT। तो ये जो हमारा समीकरण आएगा स्टूडेंट, चाहे तो इन सबके ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको बिना वेक्टर का भी सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि ये सब सदिश राशि हैं इसलिए आप वेक्टर का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक स्टूडेंट, कई किताबों में आपको डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया हुआ मिलेगा, लेकिन सबसे इजी सॉल्यूशन जो है वो यही है। ठीक है, कोई इसको रॉन्ग साबित नहीं कर सकता। तो इस समीकरण को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और ये जो समीकरण है स्टूडेंट, इसको कहा जाता है गति का प्रथम समीकरण। ठीक, चलते हैं स्टूडेंट गति के द्वितीय समीकरण में। ध्यान रखिएगा, गति का द्वितीय समीकरण जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमको ये वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब में यही वर्ड लिखेंगे, सिर्फ जुड़ जाएगा विस्थापन s। ठीक है, विस्थापन s होता है, जैसे मान लेंगे यहाँ पर लिख दिया है हमने कि उसका अंतिम वेग v हो जाता है तथा विस्थापन s हो जाता है। ठीक है, इतना लिखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, उसका विस्थापन s व अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक, बस इतना ही, बस परिवर्तन करना था स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, हम जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप ध्यान रखिएगा कि औसत वेग, ठीक है, औसत वेग बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। ठीक है स्टूडेंट, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, अंतिम वेग, और बट्टे में दो ही वेग है इसलिए बट्टे में 2 औसत ले रहे हैं इसलिए। ठीक है, औसत वेग को हम औसत वेग ही छोड़ देते हैं, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग u हो जाएगा, अंतिम वेग v हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलेंगे विस्थापन, इसको मान लेते हैं समीकरण। अच्छा, 1 मिनट स्टूडेंट, समीकरण मानने से पहले यहाँ पे हमारे पास v है स्टूडेंट। ठीक है, हम यहाँ पर बताएंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण कहता है v बराबर u प्लस AT। स्टूडेंट, हमने यहाँ पे समीकरण 1 निकाला है। ठीक है, v की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, इसलिए औसत वेग बराबर, इसको v से भी प्रदर्शित करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस AT अपॉन t हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, v के प्लेस में v इक्वल टू u प्लस AT रख दिए। अब ये u और u 2u हो जाएगा, तो v इक्वल टू 2u प्लस AT अपॉन t, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको फिलहाल भूल जाइएगा, अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं गति का दूसरा समीकरण। इसलिए स्टूडेंट, अब हम चलेंगे विस्थापन, सूत्र लेंगे। अब नाउ विस्थापन का सूत्र बताएंगे स्टूडेंट, क्या होता है। विस्थापन इक्वल टू होता है, या कुल विस्थापन इक्वल टू औसत वेग गुणित समय अंतराल, एवरेज वेलोसिटी इनटू समय या समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब होगा t माइनस t0, अगर समय लेंगे तो केवल t लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हम शॉर्ट में यहाँ पे हल कर दे रहे हैं स्पेस के अभाव के कारण, बट आपको दिखाई देगा स्टूडेंट। ठीक, औसत वेग विस्थापन को s से दर्शाते हैं, s इक्वल टू औसत वेग हो जाएगा v इंटू
समय अंतराल मतलब t, भी ए बी का वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे तो s इक्वल टू आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 2u प्लस AT/2, ठीक है। और इतना को ब्रैकेट में ले लीजिए और इतना पूरे के बाहर में t लिख लीजिए। अब इस t का इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस t का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये s इक्वल टू 2ut प्लस AT का स्क्वायर हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। और पूरे के हॉलो पॉइंट में रहेगा 2। अब इस 2 को अलग अलग कर लेते हैं तो या लिख के कर सकते हैं s बराबर 2ut/2 प्लस AT स्क्वायर बाई 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो s इक्वल टू बचेगा केवल ut प्लस ये जो बाई 2 है स्टूडेंट, क्या हम इसको 1/2 इंटू AT का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो समीकरण आएगा s बराबर ut प्लस हाफ बोलते हैं उसको, 1/2 या हाफ AT का स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण होगा, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप मेरे वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं गति के तीसरे समीकरण में। स्टूडेंट जब आप गति के तीसरे समीकरण को लिखेंगे तो वहाँ पे भी, या सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि माना प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a से कोई वस्तु गतिमान है जो t समय पश्चात उसका विस्थापन f और अंतिम वेग या वेग v हो जाता है, ठीक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक। हमने पहले ही लिख दिया है, हमने बोला कि एक ही बार लिखिए और वो तीनों में काम आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब जब तीसरा गति का समीकरण आप सॉल्व करेंगे तो आपको चलना पड़ेगा गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। स्टूडेंट छोटा छोटा लिख रहा हूं, प्रथम समीकरण से। छोटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अपने को एडजस्ट करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो समीकरण है गति का प्रथम v बराबर u प्लस AT। यहां से स्टूडेंट हमको t की वैल्यू निकालना है, इसलिए u को पहले पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो v इधर प्लस में है, ये आकर माइनस हो जाएगा, v माइनस u बराबर AT। यहाँ से t की वैल्यू निकालना है ना, तो या इक्वल टू लिख सकते हैं t इक्वल टू v, थोड़ा बड़ा ही रहेगा, v माइनस u अपॉन a, ठीक है स्टूडेंट। इसको एक डब्बे में पैक कर दीजिएगा और दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक। t का मान आ गया। अब चलेंगे स्टूडेंट गति के द्वितीय समीकरण से, लिखेंगे पुनः अगेन गति के द्वितीय समीकरण से। द्वितीय समीकरण है हमारे पास स्टूडेंट s बराबर ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, जहां पे आपको t दिख रहा है वहां पर समीकरण 1 से t का मान रख देना है, तब हो जाएगा t का वैल्यू रखने पर लिख दिया हूं s इक्वल टू u के साथ हो जाएगा v माइनस u अपॉन a प्लस 1/2 a रहेगा, t की जगह पर हो जाएगा v माइनस u बाई a का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे t का स्क्वायर। अब देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्टूडेंट स्क्रीन में। अब इसको एक लाइन और हल कर लेते हैं। s बराबर u का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो u और v होगा, u का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस u स्क्वायर होगा, बट्टे में a हो जाएगा, प्लस यहाँ 1/2 इंटू a। स्टूडेंट इसको हल करेंगे ना तो ये हो जाएगा v माइनस u का होल स्क्वायर और बट्टे में भी हो जाएगा a का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये होल स्क्वायर था इसलिए लिख दिए, ये a जो है वो स्क्वायर को काट देगा, ठीक, लेकिन नीचे में एक a बचेगा। तत्पश्चात जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो देखिएगा s बराबर u भी माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, s बराबर u भी ऊपर में लिख लेते हैं थोड़ा सा, u भी माइनस u स्क्वायर बट्टे में अपॉन a, फिर यहाँ प्लस है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस
v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन 2a हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 2a और a का एलसीएम निकालेंगे तो केवल 2a निकलेगा। s इक्वल टू देखिएगा 2a हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2a से 2a तो उधर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 यू भी माइनस यू स्क्वायर प्लस, स्टूडेंट इसको तोड़ देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू भी हो जाएगा। स्टूडेंट ये 2 यू भी हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 2 का अंदर में तो 2 यू भी माइनस 2 यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू भी होल अपॉन 2a, यहाँ भी a है। ठीक है, अब स्टूडेंट माइनस 2 यू भी और प्लस 2 यू भी कट जाएगा, 2 यू स्क्वायर में से 1 यू स्क्वायर घटेगा तो माइनस यू स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे v स्क्वायर है तो s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a बच गया। s के नीचे 1 ले लीजिए, ठीक है, इसका त्रियक गुणा या ट्रायंगल मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 2as इक्वल टू, यहाँ पे या कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, या 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये जो माइनस दिख रहा है स्टूडेंट इसको पक्षांतर कर दीजिए LHS तरफ तो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, अतः v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस समीकरण को गति का तीसरा समीकरण कहते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। स्टूडेंट ये सारे सदिश राशि हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आप चाहें तो सब में वेक्टर लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ कि टीवें सेकेंड में चली गई दूरी के लिए आपको फार्मूला फाइंड करना है। हम अपना अगला वीडियो इस चैप्टर से संबंधित लाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही हो। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।